तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स ना बनाऊं, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर बनाने का मतलब क्या है, आप लोगों को बल्कि लगेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट इतना है कि आप डेली का 35 मिनट भी दे रहे हो ना, दैट इज़ इनफ। 35 मिनट डेली का मतलब ये है कि आप इजीली 100 मार्क्स को एक्सेप्ट करके चल सकते हो। देखो, मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको ना आंसर राइटिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एक एवरेज आंसर भी लिखा है जिसमें आपका राइटिंग रीडेबल है, तो आप अच्छे मार्क्स को फैच कर सकते हो। वो हम अलग एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। उसके बाद में जो मार्क्स बच्चों के करते हैं वो एमसीक्यू वगैरह में करते हैं। तो सारे फैक्ट मैंने इस पीपीटी में डाले हुए हैं। अगर आपने इस लेक्चर को एक बार देख लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार देख लिया, उसके बाद में रिवीजन सीरीज देख ली जो हम नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो फेडरलिज्म के बारे में अगर मैं थोड़ा आपको रिकॉल कराऊँ, तो फेडरलिज्म का एक सिंपल सा मीनिंग यही है कि फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। स्टेट होगा, सेंटर होगा या लोकल लेवल होगा, इसके बीच में पावर को शेयर करेंगे। तो इसमें हमने मल्टीपल थिंग्स को रीड किया था। सबसे पहले तो ये रीड किया था कि फेडरलिज्म है क्या, फिर हमने ये रीड किया था कि इंडिया में फेडरलिज्म का मतलब क्या है ना। इंडिया एक फेडरल कंट्री है ही क्यों। फिर हमने ये रीड किया कि इंडिया को फेडरलिज्म में क्या बनाया जाता है, यानी इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो उसी रेफरेंस में हम अभी राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे, यानी प्रेसिडेंट रूल की। तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में एक ये भी खास बात है कि यहाँ पे यूएस की तरह स्टेट परमानेंट नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट की गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते, बट अंडर आर्टिकल 356 जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास में वो पावर है कि वो पूरे के पूरे स्टेट की गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कल तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आगे स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, वहाँ पे जो रूल चलेगा वो राज्यपाल का चलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसके आगे हम और भी फीचर्स पढ़ेंगे फेडरलिज्म के। उसमें से एक फीचर तो ये है चेंज आफ्टर 1990। देखो, सबसे पहले तो रीजनल पार्टीज़ के बारे में समझो। रीजनल पार्टी का मतलब क्या होता है, एक रीजन में एक्टिव होंगी। जैसे बीजेपी अप्रॉक्सीमेटली पूरे इंडिया में एक्टिव है, आपको पूरे इंडिया में बीजेपी का काडर देखने को मिल जाएगा। इफ़ हम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी आपको पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएगी। बट रीजनल पार्टी एक छोटे से एरिया में काम करती है। जैसे मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में आपको समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीएसपी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप जाओगे बंगाल में तो आपको तृणमूल कांग्रेस देखने को मिलेगी, और अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो एआईडीएमके और डीएमके देखने को मिलेगी। तो इनका जो रोल है वो काफ़ी छोटे से एरिया में है, दैट्स कॉल्ड द रीजनल पार्टी। अब रीजनल पार्टी जो हैं वो क्या करेंगे, कोएलिशन बनाएंगे किसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। देखो 1990s में क्या चेंज आएगा, 1990 से पहले एक जो पार्टी है जैसे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई या जनसंघ हो गई, वो क्लियर मेजोरिटी लेके आ रही है ना। बट 1990 के बाद में किसी को क्लियर मेजोरिटी मिल ही नहीं रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर कि रीजनल पार्टी का क्या मतलब है और मेजोरिटी का मतलब क्या है। देखो, मेजोरिटी का मतलब ये है जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में राइट नाउ जस्ट इमेजिन, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, उसमें से मान के चलो कि आपके पार्लियामेंट में 500 सीट हैं, तो मिनिमम आपके पास में 251 सीट होनी चाहिए। तो ये उस पार्लियामेंट के लिए क्या है बेटा, क्या हो रहा है टच पैड को, 251 सीट्स होनी चाहिए। यानी उसका सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर कोई भी गवर्नमेंट 251 सीट्स उस पार्लियामेंट में लेके आ जाएगी तो वो गवर्नमेंट बना लेगी। अब सीट का मतलब क्या होता है, सीट का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि एक एमपी मथुरा से आएगा तो मथुरा एक सीट हो गई, ठीक है। एक एमपी आगरा से आएगा, आगरा एक सीट हो गई। एक एमपी बेंगलोर से आएगा, बेंगलोर एक सीट हो गई। उस तरीके से ये सीट डिवाइड होंगी। तो 1990 से पहले एक पार्टी मेजोरिटी लेके आ रही है तो एक पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, जनसंघ। पर 1990 के बाद में कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी लेके नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, लगातार इलेक्शन कराओगे। तो पार्टियों ने क्या किया, अलायंस बनाई। तो दो अलायंस हमारे सामने निकल के सामने आई। पहली तो निकल के आई एनडीए, दैट्स कॉल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको रूल कौन करता है, इसको बीजेपी रूल करती है। दूसरी निकल के आई यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। इसको कौन रूल करती है, कांग्रेस। तो इसमें दो हैं, एक तरफ तो आपको कांग्रेस और बीजेपी देखने को मिलेगी, साथ में कौन देखने को मिलेगी, रीजनल पार्टी देखने को मिलेगी। तो ये कोएलिशन मिलके क्या करेगा, इलेक्शन को फाइट करेगा, ठीक है। और जब इलेक्शन को फाइट करेगा तो उस इलेक्शन में डिफरेंट पार्टी का रोल होगा। तो यहाँ से कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। अब आप एक चीज़ मुझे बताना, बहुत ईजी सी चीज़ है। जैसे मान के चलो कि मेरी एक पार्टी है, मैंने तमिलनाडु में एक पार्टी के हाथ मिलाया, तो क्या मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जो तमिलनाडु की पार्टी के खिलाफ हो, आंसर है नो। तो कोएलिशन गवर्नमेंट ने भी फेडरलिज्म को बहुत हद तक क्या किया, मजबूत किया। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसमें हम थोड़ा आगे और जाते हैं तो हम पढ़ेंगे कोएलिशन इरा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डिसीजन 2024। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एनडीए को 292 सीट्स मिली हैं, है ना। तो 292 एनडीए का मतलब ये कि ये डिफरेंट पार्टीज़ हैं जिनको यहाँ पे सीट्स मिली हैं, इसमें बीजेपी भी शामिल है।
तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल पार्टी नीडेड सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, यानी जो नेशनल पार्टी है वो बैठ के डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों के साथ में कोalition भी बनाएगी और उनके साथ में क्या बनाएगी, ग्रुप्स भी बनाएगी, और ये पूरा ग्रुप एक साथ जाके फाइट करेगा। फॉर एग्जांपल बीजेपी अगर बिहार में जाती है और बिहार में जो नीतीश कुमार की सर की पार्टी है उनके साथ में क्या बनाती है, एक कोalition बनाती है, तो दोनों के बीच में बात होगी कि सर आप अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारो, मैं यहाँ पे उतारता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इंक्रीज्ड हुई रेस्पेक्ट किसके लिए, स्टेट के लिए, क्योंकि जैसे ये पार्टी है, मान के चलो ये ए पार्टी है, ठीक है, ये पार्टी एक छोटे से स्टेट में काम करती है, बट मैंने इनके साथ में कोalition किया और इन्होंने मुझे 2 सीटें जीत के दी, तो मेरे लिए तो रेस्पेक्ट बढ़ गई ना इनके लिए। तो इसी तरीके से कोalition गवर्नमेंट में क्या हुआ, स्टेट पार्टी और सेंटर पार्टी के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ी। ओके, जैसे होता है ना कि ये जो दोस्त है दिल्ली में रहता है और ये छोटा सा दोस्त है एक छोटे से गांव में रहता है, तो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तो उसी तरीके से फेडरलिज्म मजबूत हुआ। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ क्वाइट हार्ड। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी पावरफुल बॉडी है जो सम टाइम एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करती है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पुलिस से ज़्यादा पावर लॉयर्स में देखी है। सामने अगर कोई, आई एम टेलिंग माई वर्ड्स कि लॉयर्स की जो पावर होती है ना, जो यूनिटी होती है, वो देखने दिखाने लायक होती है। अगर आप कभी चाहो तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हो, लॉयरशिप में। लॉयरशिप का मतलब क्या है कि आपको एक तो पूरी ज़िंदगी पढ़ना। तो सुप्रीम कोर्ट मेड आर्बिट्री डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट डिफ़िकल्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो मैंने आपको अभी 356 में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को गिरा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को, अगर कोई भी डिसीजन गलत तरीके पे लिया है तो उसको वो डिसमिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो सेंटर में पार्टी एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट में पार्टी बी की गवर्नमेंट है, तो एक को तो ये पसंद नहीं आएगा कि स्टेट में बी की गवर्नमेंट रहे, वो क्या सोचेगा कि इस स्टेट में भी मेरी गवर्नमेंट बन जाए, तो वो इस गवर्नमेंट को गिरा सकती है ना। तो इसकी सेफगार्ड देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया। तो इससे भी क्या हुआ, स्ट्रेंथन हुआ फेडरल डेमोक्रेसी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 356 में इंटरवीन करके स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत किया। पहले क्या होता था, सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिया, कोई उनके पास सेफगार्ड ही नहीं है। आज की डेट में अगर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को गिराती है तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा और सेंटर गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर सेंटर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना माने तो बेटा उसकी मीडिया स्क्रूटनी होगी, पूरे मीडिया में ये न्यूज़ चलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और जब ये खबर चलेगी तो फिर सिंपली क्या होगा, उस गवर्नमेंट को इलेक्शन में लॉस झेलना पड़ सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जनरली मान लेती है। तो यह है कंक्लूजन, फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे सबसे पहले, तो हमने उनको बनाया, फ्लैक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी रखी और बेटर स्टेट रिलेशनशिप रीड किया। अगर आप फ्यूचर में कभी यूपीएससी की तैयारी करते हो तो उसमें एक पूरी यूनिट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर, और हार्डली उसमें 200 पेजेस हैं। उसमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखा हुआ, कभी अगर आपके पास में टाइम है तो रीड करना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो टुडे फेडरल पावर शेयरिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर इफेक्टिव। तो ये जो फेडरल पावर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इफेक्टिव है। तो कंक्लूजन ये है इस पूरे टॉपिक का, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडियाज फेडरलिज्म सक्सीड बिकॉज डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी ने क्या किया, पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया। उन्होंने तमिल पीपल्स की रेस्पेक्ट की, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की रेस्पेक्ट की, उन्होंने कन्नड़ पीपल्स की रेस्पेक्ट की, उन्होंने हिंदी स्पीकिंग पीपल्स की रेस्पेक्ट की, उन्होंने रिलीजन बेस पे रेस्पेक्ट की। तो इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे मान के चलो पहले क्या होता था, घर में दादू थे या पापा थे, उनके पास में पैसे रहते थे। अब आपको क्या प्रॉब्लम आई कि दादू और पापा घर पे थे भी नहीं और मम्मी भी नहीं थी, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो अब आपको प्रॉब्लम आने लगी, तो पापा ने क्या किया कि बेटा एक काम करो, ये 1000 रुपीज़ है, तुम अपने पास में रखो, व्हेनेवर यू हैव अ सम काइंड ऑफ इमरजेंसी आपको ये पैसा खर्च कर सकते हो। तो दैट्स कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। पहले एक जो मनी थी वो सेंटर के पास में थी, यानी दादू और पापा के पास में थी, और अभी आपके पास में भी है। तो दैट्स कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी हमने क्या किया, पावर पहले जो स्टेट के पास में थी उस पावर को उठा के एक टीयर पे और दे दिया। उस टीयर को क्या बोला गया, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत आती है और क्या आता है, म्यूनसिपैलिटी आती है। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फेडरलिज्म है द मल्टीपल टीयर्स या टायर्स। तो हम बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट थी एंड स्टेट गवर्नमेंट थी। हमारे पास में 2 टीयर की गवर्नमेंट थी, यानी हमारे पास में 2 लेवल्स थे, ठीक है। बट इंडिया इज टू लार्ज टू बी गवर्न बाय द 2 लेवल। अब आप बात करो कि सेंटर तो दिल्ली में बैठ गया और स्टेट कैपिटल में बैठ गया, जैसे यूपी लखनऊ है और राजस्थान जयपुर में। क्या यूपी के लखनऊ और राजस्थान के जयपुर में बैठ के आप गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? आंसर है नो।
इसीलिए फिर हमने क्या किया, हमने एक और लेवल बनाया जिसको हमने बोला पंचायती राज संस्था। तो इंडिया को ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना कि सर हम वॉक पे क्यों गए, क्योंकि हमको फिट रहना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर यही है कि इंडिया काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूं यूपी में, तो यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो रशिया से ज़्यादा है। महाराष्ट्र अप्रॉक्सीमेटली जर्मनी के बराबर है। तो अब आप खुद सोचिए, सॉरी दिस इज़ टू लेट, तो जब मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो थोड़ी नींद आ रही है, ठीक है। टू लार्ज एंड डाइवर्स स्टेट नीडेड अ लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो लोकल प्रॉब्लम अलग है। अगर मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जाऊंगा तो वहाँ का माहौल अलग है, गुजरात के विदर्भ का माहौल अलग है। गुजरात के विदर्भ की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की प्रॉब्लम्स अलग होंगी। अगर आप एक स्टेट में वॉक करोगे ना तो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो जो अरावली के ईस्टर्न साइड पे वहाँ पे आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जैसे उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, है ना। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है राजस्थान मीन्स रेगिस्तान। और जब आप अरावली के वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको रेत देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई ताकि वो लोकल गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग डील कर सके, ठीक है। इंडिया स्टेट इज़ वेरी लार्ज, तो ये हमने रीड कर लिया। अब आता है स्टेट हैव अ डिफरेंट रीजन। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आपको एक वेस्टर्न यूपी देखने को मिलेगा, एक ईस्टर्न यूपी देखने को मिलेगा, एक बुंदेलखंड रीजन देखने को मिलेगा, एक बघेलखंड रीजन देखने को मिलेगा, एक अवध रीजन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल रीजन्स हैं एक स्टेट में। उसके अलावा आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय सिटी, बट वेस्टर्न यूपी में काफ़ी आपको दिल्ली वाला लुक देखने को मिलेगा, थोड़ी मॉडर्नाइज लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप ईस्टर्न साइड में बढ़ते जाओगे वहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी चेंज होता जाएगा। जैसे हमारी लैंग्वेज है वो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी अलग है ना, इसमें थोड़ा आपको हरियाणवी टच देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ब्रज भाषा वाला टच देखने को मिलेगा। बट जैसे आप अवध में जाओगे वहाँ पे आपको अवध लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे वीट ज़्यादा खाया जाता है और ईस्टर्न यूपी में चावल ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली ईस्टर्न यूपी से आते थे, तो उनकी जो मेन डाइट थी वो क्या थे, राइस थे, ठीक है। तो जब कल्चर अलग है, रीजन अलग है, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होंगी। तो देयर फोर पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट बिकम नेसेसरी। तो जब हमको समझ में आया कि इनकी प्रॉब्लम अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, तो हमने क्या किया, पावर शेयरिंग कर दिया। तो इस पावर शेयरिंग की वजह से ही हमको थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो जब थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई तो उसके साथ साथ ये भी समझ में आया कि आपको करना क्या था। कुछ पावर सेंटर ने उठाई, कुछ पावर स्टेट ने उठाई, और वो सारी की सारी पावर हमने लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसमिट कर दी। देखो ऐसा नहीं है कि हमने आज़ादी के बाद बनाया, आफ्टर फ्रीडम थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट था, बट वो सीरियस नहीं था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा ही नहीं था कि हमको ये बनाना है। बट ड्यूरिंग द 1922 एंड 1923 गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जिसको हम बोलते हैं 22 एंड 23 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन अमेंडमेंट में जो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज थी उनको बिल्कुल क्या किया गया, बिल्कुल सेट करके बनाया गया। तो इसके हिसाब से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जाके इनको पावर दी, क्या दी, पावर। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी है वो पत्थर की लकीर है बेटा, इंडिया में आपको ये तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो उसको फॉलो करना पड़ा। देखो पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन ही नहीं करा रही, किसी स्टेट में 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, किसी स्टेट में पूरी पंचायत बना तो दी पर पंचायत काम नहीं करी। अब हर 5 साल में आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आपके सामने लोकल गवर्नमेंट बनी। दिस क्रिएट द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे जाके तीसरा लेवल बना किसका, गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट क्यों बनाना चाह रही है, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी है ना। रीजनल डाइवर्सिटी में लोकल प्रॉब्लम है। जब लोकल प्रॉब्लम समझ में आई तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पावर दी इनको। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकल गवर्नमेंट में आपको रूरल एरिया में जो है पंचायत देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं विलेज, और म्यूनसिपैलिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरिया। अर्बन एरिया नहीं, शहरी। इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो नगर पालिका होता है, एक नगर निगम होता है, एक नगर पंचायत होता है। नगर निगम बड़ी कंपनी के लिए, बड़ी सिटी के लिए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो लोकल गवर्नमेंट हैंडल द लोकल इशू। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वीकली मार्केट कहाँ पे लगाई जाए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाएँ, यानी जहाँ पे मतलब जो भी डेड बॉडीज होती हैं उनको हम क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जैसे ना स्ट्रीट पे लाइटिंग करना,
और जो भी स्ट्रीट होते हैं उन सारी चीज़ों को क्लीन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंडरटेकिंग में आता है। तो लोकल इशूज़ को ये डील करेंगे। पावर कहाँ से आएगा? सेंटर देगी। पैसा कहाँ से आएगा? सेंटर देगी। पावर कहाँ से आएगा? स्टेट देगी। पावर कहाँ से आएगा? सेंटर देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो बेसिक आइडिया क्या है? अब आपने नीड तो पढ़ लिया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो बेसिक आइडिया काफ़ी क्लियर था इसका, कि बेसिक आइडिया इसका है, 1 सेकेंड, थोड़ा हम स्लाइड से भटक गए हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है? द बेसिक आइडिया वो ये है कि पीपल लोकली नो देयर प्रॉब्लम्स। उनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप राजस्थान के वेस्टर्न साइड में जाओ तो पानी की प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप ईस्टर्न साइड पे आओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम अलग होगी। जैसे मेरी सिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक जैम, रूट्स। तो उनकी आवश्यकता भी उनको बहुत अच्छे से पता है, एंड हाउ मनी शुड स्पेंड, उनको ये भी पता है पैसा कैसे खर्च होना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स को लेके गवर्नमेंट सेट कर दी गई और पंचायत बना दी गई और म्यूनसिपैलिटीज बना दी गई। अब राइट नाउ दे नो हाउ टू डील। तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स पता है, अब नीड पता है। आपको ये पता पड़ी कि ज़रूरत क्यों है, अब आपको ये भी पता पड़ी कि पावर किस तरीके से गई, अब आपको ये भी पता है कि इनके पीछे आइडिया क्या है। आइडिया यही है कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे ज़्यादा पता है। तो लोकल बॉडीज़ टेक डिसीजन मोर इफेक्टिवली। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिवली डिसीजन को लेंगी। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा लोकल गवर्नमेंट इंक्रीज द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जैसे मैं बात करूँ, आप कोई सिटी में रहते हो, ठीक है, तो इस पूरी सिटी को हम बॉर्ड्स में डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे ये पूरी की पूरी सिटी हमने किस में डिवाइड कर दी? बॉर्ड्स में डिवाइड कर दी। ये वार्ड 1 है, ये वार्ड 2 है, ये वार्ड 3 है, वार्ड 4 है, वार्ड 5 है, 100 तक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जब इलेक्शन होगा तो यहाँ से एक मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी चुना जाएगा, जिसको हम हिंदी में सभासद भी बोलते हैं। तो ये जो पर्सन है आपका नोन होगा, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि ये जो पर्सन है आपका कौन है? नोन पर्सन है। तो आप इसको समझदारी से वोट दोगे। समटाइम क्या होता है कि जैसे जिस सिटी में मैं रहता हूँ, हमारे जो एमपी और एमएलए वो हमारी सिटी से नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी सिटी में रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ पे एक पार्टी का हाइफ है तो उनको चूज किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा सभासद है उसको मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, आपको उसका सीधे कांटेक्ट भी होता है। ऐसे हज़ारों काम हैं जिसमें आपको सभासद की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको डोमिसाइल बनवाना है तो उस डोमिसाइल पे सभासद लिख के देगा कि ये पर्सन मेरे एरिया में रहता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हेल्प पीपल लर्न डेमोक्रेटिक प्रैक्टिकली। अब देखो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा लिटरेसी लेवल बहुत कम था, तो लोगों को डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती थी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि जब आप लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को देखते हो तो आप एक नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट को ईजिली समझ पाते हो। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसका? डेमोक्रेसी का। अब देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है पीपल गवर्न देमसेल्फ एट द लोकल लेवल, यानी लोग अपने आप को खुद गवर्न कर रहे हैं लोकल लेवल के लिए। आज कोई और सभासद है, कल मैं भी फाइट करके सभासद बन सकता हूँ। तो यहाँ पे लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, खुद को वोट देंगे, खुद लीडर चूज करेंगे और बैठ के डिसीजन लेंगे। अच्छा मैं तो म्यूनसिपैलिटीज़ का बता रहा हूँ, पंचायत में और डेमोक्रेटिकली होता है। आपने देखा होगा ना, पंचायत एक वेब सीरीज आई थी, उस वेब सीरीज में लगातार लोग क्या है सीधे प्रधान जी को पकड़ के अपनी बात कह लेते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथ इन द डेमोक्रेसी। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसने क्या किया? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। तो लोकल डिसीजन मेकिंग इज द मोर इफेक्टिव। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ? डेमोक्रेसी अच्छी हुई और जो लोकल डिसीजन था वो और ज़्यादा मजबूत हुए। अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे पहले तो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। देखो प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को टैक्सेशन की पावर दी बट टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बताऊं, नगर पालिका के हाथ में ना गृह कर यानी हाउस टैक्स लगाने की पावर होती है, बट कोई भी पर्सन उसको जमा नहीं करता, क्योंकि उनका बोलना कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनसे हम टैक्स कैसे लें भाई। अब मेरा सभासद आके मुझसे बोले भाई 5,000 रुपये दे, तेरा टैक्स है। मैं बोलूँगा ठीक है यार देखते हैं, वैसे मैं फिल करता हूँ, डोंट वरी। तो इलेक्शन इज़ नॉट रेगुलर। ज़्यादातर स्टेट इलेक्शंस को रेगुलर नहीं कराते कि चलो नहीं अभी नहीं, 1 साल बाद करा देंगे। नो रियल पावर, यानी ये जो चल रहा है कागज़ पे चल रहा है, क्योंकि इनके पास में टैक्स नहीं है तो पैसे नहीं है। तो हमेशा इनके हाथ स्टेट और सेंटर के सामने फैले रहेंगे कि साहब पैसा दे दो, पैसा ही नहीं है। और जब आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको क्या होगी? दिक्कत होगी देखने में। और नो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। CAG की एक रिपोर्ट है, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख पंचायत ऐसी हैं जिनके पास अपना ऑफिस नहीं है। तो मतलब ये सोचो कि जब ऑफिस नहीं तो कहाँ से चल रही होंगी।
तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसमें क्या हुआ, थर्ड टियर की गवर्नमेंट बनी और मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव। अब उन्होंने क्या बोला कि साहब 5 साल में आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, आपको एक फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा स्टेट लेवल पे। और वो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन ये बताएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को कितना टैक्स देना है, और उसी के बेस पे स्टेट और सेंटर क्या करेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को टैक्स में से पार्टिसिपेशन देंगे कि भाई तुम जाके काम करो। तो इससे क्या हुआ, ये मोर इफेक्टिव हुए। ठीक है, कौन वोट दे सकता है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया जिसका काम है रेगुलर 5 ईयर पे क्या करना, इलेक्शन करना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर इलेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, रेगुलर इलेक्शन मेड मैंडेटरी फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अब रेगुलर होने लगे। क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के रेगुलर इलेक्शन होने लगे, स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन था वो स्ट्रेंथन हुआ। तो ये अब रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले एसटी और एससी के लिए तो रिजर्वेशन था इलेक्शन में, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। बाद में ओबीसी के लिए भी ऐड किया गया, और इसके साथ साथ 33% रिजर्वेशन फीमेल्स को भी दिया जाता है। तो ये जो स्टेट ओबीसी को रिजर्वेशन देता है, ये प्योरली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओबीसी को इलेक्शन में रिजर्वेशन देगा कि नहीं देगा। सेंटर में जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें ओबीसी के लिए इलेक्शन नहीं होता, सॉरी रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लास, और फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन। देखो मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं, शेड्यूल कास्ट वो जातियाँ होती हैं जिनके साथ में हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ। तो उस इतिहास में किए हुए इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको प्रेजेंट टाइम में क्या दिया, रिजर्वेशन दिया। क्योंकि जब आपकी कंट्री आज़ाद हुई थी तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इन लोगों के पास में रिसोर्सेस नहीं थे कि इलेक्शन को फाइट कर सकें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास आपकी जितनी पॉपुलेशन है उतना हम आपको रिजर्वेशन देंगे। और बाद में आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस की मैं बात करूँ, ये वो लोग थे जिनके पास में इतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी जितनी एससी के पास में थी, है ना। इनको समाज में रेस्पेक्ट तो थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो बैकवर्ड था, इसलिए इनका जो इनकम लेवल था वो थोड़ा बहुत लो था। और एसटी तो सारे आदिवासी होते ही हैं। तो ये तीनों टर्म्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। अगर कोई भी कैंडिडेट एससी से बेनिफिट लेना चाहता है या एसटी से बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको एससी और एसटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, है ना। अगर जैसे आप में से कोई भी पर्सन एससी कम्युनिटी से आता है, एसटी कम्युनिटी से आता है, फ्यूचर में यूपीएससी देगा तो एक तहसील से उसको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओबीसी में आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि आप ओबीसी से हो और आपकी इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, 8 लाख में भी बहुत सारे कैविएट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। समटाइम थोड़ा डेप्थ में जाना भी जरूरी होता है। तो इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, इन्होंने क्या किया ताकि लगातार वीकर सेक्शंस को हो सके। जो मैंने फीमेल वाला बताया था वो यहाँ पे बता दिया। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, फीमेल्स इतनी लिटरेट नहीं थी, इतनी एम्पावर नहीं थी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो प्रॉब्लम ये आती कि केवल और केवल मैन डोमिनेट पंचायत बन जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोल दिया कि 33% हम फीमेल्स को रिजर्वेशन देंगे। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, एक नई चीज़ बनी, दैट्स कॉल्ड द पंचायत पति, नहीं प्रधान पति। अब जैसे पंचायत है, पंचायत में एक सीट रिजर्व कर दी फीमेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट 1 जो है और कैंडिडेट 2 जो है और कैंडिडेट 3 जो है वो केवल और केवल कौन होंगी, फीमेल्स होंगी। जब सारी कैंडिडेट फीमेल होंगी तो जीतेगी भी फीमेल, पर जो कैंडिडेट जीतेगा उसके पति के हाथ में भी बहुत सारी पावर आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, समटाइम तो ऐसा होता है कि रिपोर्टर्स में तो ये प्रॉब्लम होती है कि किसी के थप्पड़ पड़ जाए, वो पूछते हैं आपको थप्पड़ खा के कैसा लग रहा है। तो जो भी कैंडिडेट थी उनसे जाके पूछा कि जस्ट टेल मी अबाउट द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उनको ये तक नहीं पता था। तो ये इसके लिए किया गया ताकि फीमेल का एम्पावरमेंट हो सके। तो इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, वही चीज़ फिर से रिपीट हुई है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकें, रिपीटेशन कर सकें। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्या करेगा, कंडक्ट पंचायत इलेक्शन एंड कंडक्ट म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन। ये डेट डिसाइड करेगा कि कब हमको इलेक्शन कराना है। ये इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करेगा। पता नहीं आज मेरा स्टाइलिश काम नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। ये क्या करेगा, इलेक्शन की लिस्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि सेंटर में एक भारतीय निर्वाचन आयोग अलग है ना, उसका काम क्या है, एमपी और एमएलए का इलेक्शन कराना। बट स्टेट में एक अलग निर्वाचन आयोग है जिसका काम क्या है, स्टेट में म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन कराना है। तो आज की डेट में हमारे पास में सेंटर पे है और एक स्टेट पे है। तो ये हमारे पास में 2 इलेक्शन कमीशन हैं। ठीक है, तो ये
स्टेट लेवल पे जो भी होगा उसका काम होगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस को पूरा कराना। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। तो आता है शेयरिंग पावर एंड रेवेन्यू। अब स्टेट मस्ट शेयर द पावर एंड रेवेन्यू। अब देखो स्टेट ने क्या किया है, स्टेट ने तो कुछ नहीं किया, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो किया है वो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपली सिंपली दो लिस्ट बनाई है ना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 पढ़ोगे, अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज़ है। जैसे आपकी बुक में इंडेक्स होता है ना, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी डिवाइड है। शेड्यूल 11 में पंचायत के लिए और शेड्यूल 12 में म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए क्या लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। उन सब्जेक्ट पे सेंटर और स्टेट को इनको पावर देनी पड़ेगी। दूसरा, जितना भी टैक्स सेंटर के पास में जाएगा उस टैक्स में से इनको पैसा देना पड़ेगा इनको, ताकि ये क्या कर सकें, खर्च कर सकें। सेम रूल किस पे अप्लाई होता है, स्टेट पे भी अप्लाई होता है कि ये रेवेन्यू और पावर को किसके साथ में शेयर करेंगे, सेंटर लोकल गवर्नमेंट के साथ में सेट करेगा। इसमें भी इनको दो तरीके से फंड मिलते हैं, एक तो होता है टाइड फंड, एक होता है अनटाइड फंड। टाइड फंड क्या होता है, जैसे मान के चलो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसमें क्या होता है जो गांव होते हैं ना उनमें सड़क बनानी होती है, तो वो प्रधान को उसमें शामिल कर देंगे कि साहब आप अपने गांव में क्या बनवाओ, सड़क बनवाओ, ठीक है। और नेचर ऑफ द शेयरिंग डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। जो नेचर है शेयरिंग का वो क्या होगा, स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दैट। अब नेचर ऑफ शेयरिंग का मतलब क्या है कि कहीं पे तो ज़्यादा रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, कहीं पे कम रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। अब हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। ईच विलेज ग्रुप हैज ग्राम पंचायत, यानी लोकल गवर्नमेंट में आपको सबसे पहले ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। हर पंचायत के पास में या कुछ पंचायत के ग्रुप के पास में एक ग्राम पंचायत होगी। अब ग्राम पंचायत बनाने का जो भी पैरामीटर वो क्या है, मिनिमम पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगी तो आपको वहाँ पे पंचायत बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, पंचायत से नीचे कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। पंचायत एक मिनिमम वो है, पंचायत क्या है, एक मिनिमम यूनिट है बेटा, ठीक है। ये आज स्टाइलिश बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली यूनिट आपको समझ में आई पंचायत। पंचायत से जब आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब पंचायत में क्या होता है, वार्ड मेंबर्स होंगे, पंचायत या वार्ड मेंबर्स होंगे और उसमें एक सरपंच होगा और डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट प्लेजर। ये जो सरपंच है कहीं कहीं पे इनको प्रधान जी भी बोला जाता है। तो प्रधान जी का जो इलेक्शन होगा वो लोकल पीपल करेंगे। हर 5 साल में यहाँ इलेक्शन होगा, ठीक है। 5% खड़े हुए लेट्स अज्यूम, ज़्यादातर लोगों ने इनको वोट दिया तो ये क्या बनेंगे, पंचायत बनाए, पंचायत के प्रधान बनेंगे। उसके साथ साथ कुछ बोर्ड मेंबर्स भी होंगे, एक उप प्रधान भी चूज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पंचायत में होंगी। तो ये गांव की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरपंच यानी प्रेसिडेंट और पंच जो होंगे वार्ड मेंबर्स, ठीक है। अब ग्राम सभा में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं ऑल वोटर्स ऑफ विलेज, यानी उस गांव में जितने भी वोटर्स हैं जिनकी एज 18+ है वो सब क्या हैं, उस पंचायत के मेंबर हैं। आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि चलो चलो इलेक्शन हो गया मैं पंच बन गया, मेरे मन में जो आएगा वो करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करते हैं, अपना बजट अप्रूव करते हैं और रिव्यू पंचायत वर्क, यानी इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है ऑन पेपर। रियल में कितनी होती है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि शायद ही मेरी लास्ट 5 जनरेशंस ने कभी गांव देखा हो। बट मुझे ये तो पता है कि पंचायत के इलेक्शन में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। करप्शन का मतलब ये है कि मतलब लिकर दे के वोट शेयर होना। अनदर थिंग इज दैट के मतलब समटाइम ऐसा भी होता है कि अनफेयरनेस का भी कैंडिडेट यूज करते हैं। तो और ये क्या करता है, 2 से 3 बार इनको मिलना होता है साल में मिनिमम, ठीक है, मिलना जरूरी होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब पंचायत समिति क्या होती है, अब इसमें देखो क्या होता है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल क्या है, जैसे मान के चलो ये पूरा का पूरा एक सिटी है, तो इस सिटी में मल्टीपल्स ब्लॉक होंगे, ठीक है ना। अब जैसे इस विलेज में जितने भी वो हैं गांव, ठीक है, बहुत सारे गांव का एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक। उस पंचायत के सारे सरपंच इसके मेंबर होंगे, यानी ये एक छोटी सी यूनिट है। यानी मान के चलो सबसे पहले तो पंचायत आ रही है, पंचायत के बाद में ब्लॉक आ रहा है और ब्लॉक के बाद में डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल क्रिएट होता है, यानी यहाँ पे पंचायत आएगी, यहाँ पे ब्लॉक आएगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो इसकी भी मीटिंग क्या होती है, साल में 2 से 3 बार होनी चाहिए। और इसका जो मेंबर है वो कहाँ से इलेक्ट होगा, पंचायत से इलेक्ट होगा। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले क्या बनेगी, पहले तो पंचायत बनेगी और पंचायत बनने के बाद में क्या बनेगी, ये बनेगा, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं जिला परिषद। जिला परिषद में क्या होता है, सारे के सारे मेंबर शामिल होंगे इसमें। उस म्यूनसिपैलिटीज़ के मेयर भी होंगे, एमपी भी होंगे और एमएलए भी होंगे, और इसमें आईएएस ऑफिसर यानी डीएम भी होगा। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पर्सन भी होंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी इसका काम ही ये है कि लगातार डिसीजंस को और ज़्यादा इफेक्टिव
बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, लगातार ये बैठ के पूरे डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से डेवलपमेंट होना है उसको डिसाइड करेंगे। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, ठीक है। तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो म्यूनसिपैलिटीज़ होगी जो लगातार आपको देखने को मिलेगी टाउन्स में, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज नॉट अ समथिंग न्यू। अब इसमें आपको कैसे पता पड़ेगा, इसका जो बेस होता है बेटा वो होता है क्या, पॉपुलेशन। मेरे हिसाब से अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख है, 1 CR है, तो उसको आप कॉर्पोरेशन डिसाइड कर सकते हो। जैसे आपने दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सुना होगा, और छोटे से स्टेट में आपने सुना होगा म्यूनसिपल, क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका को क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये अब पॉलिटिकल हेड क्या होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ का हेड होता है, चेयरपर्सन होता है जिसको अध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में, और म्यूनसिपैलिटी का होता है मेयर। एक हंसी की बात है, चेयरपर्सन के बाद में ज़्यादा पावर होती है मेयर से। तो बड़ी सिटीज़ में आपको मेयर देखने को मिलेगा, इसीलिए अभी अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में एक मेयर होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क में मेयर है, अभी जो लंदन है उसमें भी एक मेयर होगा। तो चेयरपर्सन कहाँ पे होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ में होगा, और मेयर कहाँ पे होगा, बड़ी सिटीज़ में। तो कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें अगर आए कि दिल्ली के मेयर, तो समझ लेना क्या है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब आता है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। ये जो है ना वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है। अब लगातार फैक्ट हैं, जैसे इससे हमको 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिले, पंचायत मिले, पंच मिले, है ना, उप प्रधान मिले, बोर्ड मेंबर्स मिले, मेयर्स मिले, चेयरमैन्स मिले, ठीक है। इस तरीके से बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ द मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन इससे कम है। इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी काफ़ी डीपेंड हुई, इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन, इंप्रूव रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्गर। मैंने आपसे पहले बोला है कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं वो काफ़ी मैंने अच्छी से बनाई हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, आप इनसे सीधे अपनी आंसर प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम इन डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा रेगुलर नहीं मिलती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। इलेक्शन हुआ, बड़ा जोश था, उसके बाद में पंच भी घर पे बैठा हुआ है और वोटर्स भी घर पे बैठे हुए हैं, स्टेट को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बोले ठीक है चल रहा है चलने दो। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, क्योंकि टैक्स को वसूल ही नहीं कर पाते, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। ट्रू सेल्फ गवर्नमेंट स्टिल इनकम्प्लीट। ये फाइनल कंक्लूजन यही है कि लोगों को गवर्नमेंट की ज़्यादा क्लोज लाती है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इंप्रूव द लोकल गवर्नमेंट। ये रीड कर लेना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का बेस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे हमारा जो भी पार्ट है वो ख़त्म होता है। ये स्लाइड्स मैंने पढ़ा दी, हाँ मैंने पढ़ा दिया, रिजर्वेशन वगैरह ये कुछ स्लाइड्स हैं जो फिर से क्या हुई हैं, रिपीट हुए हैं। देखो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना ये सारा का सारा 70% 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कल आफ्टरनून तक ये मेरे हिसाब से और साइंस के हिसाब से कितना ख़त्म हो जाएगा, 90%। और आने वाले 7 डेज में ये केवल आपके ब्रेन में 1% के आसपास बचेगा। तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा तो मैं नहीं कहूँगा, पर ज़िंदगी के 2-3 साल सीरियसली सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की। उस प्रिपरेशन में मैंने एक चीज़ सीखा कि सोशल साइंस को पढ़ते कैसे हैं। आप जब तक इस पूरे चैप्टर का एक जिस्ट नहीं बना दोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरे चैप्टर का जिस्ट ये है कि व्हाट इज़ द फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग। जितनी ज़्यादा इजी लैंग्वेज बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, फिर बोलेगा कि वाई वी नीड अ फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में हमको फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों है। तो उस चीज़ में फिर आपको समझना पड़ेगा कि सिंपली और सिंपली इंडिया में मल्टीपल रीजन है, रिलीजन है, लैंग्वेज हैं, उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। श्रीलंका वाला एग्जांपल दिया। उसके बाद में वो बोलेगा हाउ वी प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। हमने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात की कि किस तरीके से हमने लोगों के ऊपर हिंदी को थोपा नहीं, हमने एक इंग्लिश को अलग ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, हमने 22 लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, इंडिया की कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद में फिर आपने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी आपने पहले कोalition के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा पूरा चैप्टर। अगर आपको इतना भी जिस्ट याद है ना चैप्टर से तो आपका चैप्टर पूरा है। उसके बाद में आते हैं फैक्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप उसको रट्टा मार के आराम से चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।